हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोब अफेयर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक न्यूज आई है जो कि अमेरिका से उठ रहा है जापान का विश्वास। ये न्यूज नहीं है, ये हमने थंबनेल में ये एक टॉपिक डाला है। क्या जापान का जो है, जापान क्या वो अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहा है, या फिर जो हमने नेक्स्ट लिखा है, अगले 5 साल में बनाएगा जापान अपनी सेना। अगले 5 साल में जापान अपनी सेना बनाएगा। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? क्या जापान के पास अपनी सेना नहीं है, या फिर जो अब जापान जो बहुत सारे हथियार जो अमेरिका से खरीदता है उससे वो करता क्या है, जब उसके पास खुद की अपनी सेना नहीं है? और ऐसी कौन सी सेना है जो अगले केवल 5 साल में ही तैयार हो जाएगी? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपको हमारे यहाँ करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज वीडियोस डेली मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी करंट अफेयर्स को डेली अपडेट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज है, अमेरिका से उठ रहा है जापान का विश्वास। अब अमेरिका और जापान, अगर हम अमेरिका का नाम लेते हैं, सॉरी जापान का नाम लेते हैं, तो अमेरिका का नाम अपने आप आ जाता है। फिर बायलेटरल, अमेरिका कोई भी काम करे, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करे, कोई भी फैसले ले, या फिर यूनाइटेड नेशंस में कोई फैसला ले, हर जगह जापान उसका साथ है। मतलब अमेरिका जो है जापान के एकदम साथ ही रहता है। अमेरिका जापान के एकदम साथ में रहता है, या फिर यूं कहें कि जापान जो है अमेरिका के भरोसे रहता है। अब जापान के अकेले की बात करें तो जापान अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा विकसित कंट्री है, जिसके पास बहुत सारा पैसा भी है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। फिर भी क्या उनके पास अपनी सेना नहीं है? आए इन बातों को जानते हैं। तो चलते हैं लेकर आपको। अब हम बात करें कि अभी क्या हो रहा है ऐसा जापान के साथ कि जापान का अमेरिका से विश्वास उठ रहा है। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल उड़ाकर उसे पानी में, समुद्र में गिरा दिया। आई मीन अपना जो था मिसाइल टेस्ट किया, जो कि जापान के ऊपर से किया, और जापान इसके बदले में कुछ नहीं कर पाया। शायद उसने जवाब भी नहीं दिया उसका, नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग को। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी पावरफुल आदमी और आपके देश के ऊपर से कोई मिसाइल अटैक कर देता है, कोई मिसाइल अपने आपके देश के ऊपर से उड़ा देता है और आप कुछ नहीं कर पाते? बहुत सारी चीजें उसमें। नेक्स्ट है, जब वह सच्चाई है कि जापान को अटैक करने आता ही नहीं। जापान के पास मिलिट्री ऐसी है ही नहीं जो अटैक कर सके। जापान के पास जो मिलिट्री है वो केवल डिफेंसिव मिलिट्री है। एंड जापान के पास केवल इतनी मिलिट्री पावर है कि वो खुद की रक्षा कर सके, किसी को जवाब दे दे, इतनी मिलिट्री पावर जापान के पास वास्तव में नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जापान इतना अमीर देश, ज्यादा पैसे वाला देश, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके पास भी इतनी उसके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि वो किम जोंग, नॉर्थ कोरिया जैसे देश को जवाब दे पाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बात हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जापान एक बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। जापानियों कहा जाता था कि उन्होंने दुनिया के 1/3 भाग पर कब्जा कर लिया था। जापानियों ने दुनिया के 1/3 भाग पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कि आपका जो पूरा कोरियन प्रोविंस है, जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, एंड जो पूरा चाइना और म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे जो है ना, सभी के ऊपर जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कब्जा कर लिया था। सोचिए, इतना ज्यादा पावरफुल ऑफ जापान। यहाँ तक कि जब जापान ने जर्मनी के साथ टाई किया, जब वो लोग जर्मनी के साथ जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा, तो लोगों को लगा कि बस अब दुनिया का विनाश होना ही है, अब कोई नहीं रोक सकता इन जर्मनी और जापान वालों को पूरी दुनिया पर शासन करने से। ठीक है, तो उसी समय की बात है। इस समय तक जो अमेरिका था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं कूदा था। आप लोग पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कूदना नहीं चाहता था, अमेरिका जाना नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था उससे अमेरिका ने देखा था। अमेरिका की जो प्रथम विश्व युद्ध था
उसके बाद से इकोनॉमी जो गिरी थी उसको डेवलप करने में ही सालों लग गए। 10-20 साल का टाइम चला गया, जो उस समय जो लॉस हुआ था उससे क्यों रिकवर करने में। अमेरिका समझता था कि ये जो वर्ल्ड वार हो रहा है इसमें अगर उस जाना है तो बहुत ज्यादा लॉस ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बाकी अमेरिका इसी समय जो आपका चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पोर्टुगल हो, जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनको मदद दे रहा था अपनी तरफ से। मदद दे रहा था कैसी? फाइनेंशियल मदद, उनको उधार देता था, उनको लोन देता था, जिससे कि वो सारे लोग और ज्यादा असला बारूद खरीद कर जंग कर रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट कि इतना लंबा जंग लड़ने के बाद, जो कि 2 सालों तक जंग 1939 में चालू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 1941 आते आते 2 से ढाई साल बीत चुके थे। 2 से ढाई सालों तक लगातार लड़ाई करना, और वो भी नॉर्मल लड़ाई नहीं जो केवल सीमा पर होती है, मतलब जो हर संभव प्रयास प्रयास हो सकता है सामने वाले को खत्म करने की, उतनी भयंकर लड़ाई। इतने में पूरे यूरोप में जो खाद्य संकट था वो भी उत्पन्न हो चुका था। यूरोप में पैसा नहीं था, जीडीपी पूरे यूरोप की गिर चुकी थी। क्या अमेरिका बैक सपोर्ट दे रहा था? अमेरिका खाद्यान्न तो उपलब्ध करा रहा था, फाइनेंशियल एड दे रहा था, यहाँ तक कि हथियार भी सेल कर रहा था उनको। जापान ने ये सारी चीजें देखी। पहले तो अमेरिका कूदना नहीं चाहता था, बट फिर जापान ने क्या किया, जापान ने एक दिन अचानक प्लान बनाया, और एक नेवल बेस है, और एक नेवल बेस है जापान का, एक नेवल बेस जापान का जो कि बना था हवाई आइलैंड पे, जिसे पर्ल हार्बर कहते हैं। हवाई आइलैंड पे जिसे पर्ल हार्बर कहते हैं, वहां पर एक नेवल बेस था। उस नेवल बेस पर अचानक जापान ने एयर स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, बॉम्बिंग कर दी, बम बरसा दिए। इसमें अमेरिका के 2403 सैनिक मारे गए, और वहीं 1178 सैनिक जो है वो तुरंत घायल हो गए। इसमें उनके अमेरिका के 200 से ज्यादा छोटे बड़े जो जहाज होते हैं पानी के, वो भी तबाह हो गए। इसमें आठ आठ जंगी जहाज थे, वो बहुत बड़े बड़े जहाज थे। इसमें डिस्ट्रॉयर थे, आपके क्रूजर थे, फ्रिगेट थी, ये सारी चीजें थी। और वो सब नेट 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए, पलक झपकते ही। इसी के साथ जो अमेरिका जो पहले डायरेक्टली सीधे तरीके से इंटर नहीं करना चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसे भी अनाउंस करना पड़ा कि नहीं, अब हम भी आएंगे, कूदेंगे और अपना जज्बा दिखाएंगे। इसके बाद कूदने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा था, कूदने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ दैट कि जापान वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल था उस समय तक। और अमेरिका भी था, लेकिन अमेरिका भी वही वो नहीं था जो सही था। क्योंकि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप लगा हुआ था, प्लस अमेरिका अमेरिका भी लगा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। उनको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था, उसे भरने में भी सालों लग गए। विकास की तो बात छोड़ दीजिए, बट जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था कहीं। उस समय उसने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को बेहतर किया। अगर हम बात करें सबसे बड़ी पावर की, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो दुनिया की सबसे विकसित और सबसे बड़ी पावर थी वो जापान ही था। बट फिर क्या हुआ ऐसा कि जापान को हारना पड़ा, जापान को सरेंडर करना पड़ा, जापान को सरेंडर करना पड़ा। आइए देखते हैं। तो अमेरिका ने देखा कि हमारे जंग में इंटर करने के बाद भी जर्मनी तो हार रहा है। जर्मनी ठीक है, जर्मनी के ऊपर यूएसएसआर ने आक्रमण कर दिया, हमने आक्रमण कर दिया, जर्मनी में तो हारा जा रहा है। जर्मनी धीरे धीरे अब कुछ न कुछ कंट्रोल में आ रहा है, बट जापान इन नो कंट्रोल, जापान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जापान दिन पर दिन सारी चीजें आपका चाइना के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। तब तक थाईलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया था जो जापान ने। फिर अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को एक काम पे लगाया कि कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि बस हम सुपर पावर साबित हो जाए। हमें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, बस कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि हम सुपर पावर साबित हो और इस युद्ध को हम ही खत्म करें। क्योंकि अभी की सिनारियो में हमारे पास जो भी है, जितने हथियार है, जो भी फाइनेंस है, जो भी इकोनॉमी है, उससे तो नहीं लगता कि हम हरा सकते हैं सामने वाले पार्टी को। जर्मनी को हरा देंगे, लेकिन जापान को नामुमकिन। तो लग गए वैज्ञानिक बनाने में, और बन के तैयार हो गया क्या, ये एटॉमिक बम। क्या बन के तैयार हो गया, एटॉमिक बम। अगर हम बात करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे जो बड़ी कड़ी थी जिसने जितने मदद की सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, तो वो थी केवल और केवल एटॉमिक बम। अगर एटॉमिक बम नहीं होता
नहीं बना पाता अमेरिका उस समय, तो लिटरली जापान और बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी जापान को उस समय वहां पे रोकने में। चलिए इससे और ज्यादा डीपली समझते हैं। फिर जब लेकिन एक बात और थी कि जब अमेरिका ने बनाया परमाणु बम 1945 में, उस समय तक दुनिया में इसका कोई नाम ही नहीं था। मतलब कि इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, इसका नाम छोड़िए, इसके बारे में एक अक्षर भी कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिक भी कुछ नहीं जानते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कोई विस्फोटक हो सकता है जो कि केवल एक विस्फोटक गिराने से शहर के शहर पूरे एक एक शहर तबाह हो सकते हैं। और सही बात तो परमाणु बम की जो खबर थी वो भी दुनिया को पता चली जब नागासाकी और हिरोशिमा दोनों खत्म हो गए। उसके बाद दुनिया को पता चला कि नहीं ऐसी भी कोई चीज होती है। दुनिया को छोड़िए, दुनिया के वैज्ञानिकों को भी तब पता चला जब हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरीके से तबाह हो गए। लेट क्या था उस हमले में? पहले तो जापान वालों ने ये है अमेरिका का हवाई आइलैंड, यहीं पर था अमेरिका का एक नौसेना अड्डा पर्ल हार्बर। इसी पर आक्रमण किया था किसने? जापान ने। और फिर अमेरिका कूद गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन फिर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की किसके ऊपर? परमाणु बम गिराया किसके ऊपर? जापान के ऊपर। और जापान हमारा कहाँ है? यहाँ पे। जापान के ऊपर क्या किया? परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम गिरने के बाद इतनी ज्यादा क्षति, लाख, अगर हम बात करें कि हवाई आइलैंड में जो पर्ल हार्बर पे एयर स्ट्राइक कराई गई थी जापान के द्वारा, उसमें अगर टोटल अमेरिका के 2400 सैनिक मरे थे, तो इसके बदले में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया उसमें 1.5 लाख से ज्यादा जापानियों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। यानी विद इन 1 वीक 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। एंड लॉन्ग टाइम अगर देखें तो 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है केवल उस 2 परमाणु अटैक से। इतनी चीजें देखने के बाद जब हुआ तो जो जापान था वो पूरी तरीके से हिल गया। देखिए इसको बताते, जो पहला बम गिराया गया था वो था हिरोशिमा गिराया गया था अगस्त 6 1945 को सुबह के 8:15 पे गिराया गया था जापान पे। बम का नाम था लिटिल बॉय। इस लिटिल बॉय ने अप्रोक्सीमेटली 70,000 लोग की ऑन द स्पॉट जान ली थी। कितने लोगों की? 70,000 लोग की ऑन द स्पॉट जान ली थी। और विद इन 1 ईयर पूरे टोटल 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। 1,40,000 लोगों की। हम बात करें जो सिटी थी हिरोशिमा, हिरोशिमा की 27% आबादी, हिरोशिमा की 27% आबादी ऑन द स्पॉट वही मारी गई। एंड एक साल खत्म होते होते हिरोशिमा शहर की 55% आबादी खत्म हो गई। ये इतना खतरनाक बम था क्योंकि इसके बचाव के बारे में किसी को पता नहीं था। क्योंकि न्यूक्लियर बम क्या होती है, एक बार जो फटा तो फटा है, प्लस उसकी जो रेडिएशन चीजें होती है वो और उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है जो ऑन द स्पॉट होता है। क्योंकि देखिए ऑन द स्पॉट तो 70,000 लोग ही मरे, बट जब रेडिएशन सब मिलाकर 70,000 लोग और मर गए। और मरने वालों की संख्या कितनी होगी? लगभग 1,40,000 लोग मर गए केवल हिरोशिमा में लिटिल बॉय बम के कारण। नेक्स्ट जो बम गिराया उन्होंने अगस्त 9 को 1945, ये भी 11 बजे के आसपास गिराया। इन्होंने ये बम गिराया नागासाकी पे। इस बम का नाम था फैट मैन। और इसने ऑन द स्पॉट लगभग 40,000 लोगों की जान ली और लॉन्ग टर्म में 70,000 लोगों की जान ली। अगर हम इस दोनों को मिला दें टोटल 2,10,000 लोगों की जान गई नेट, केवल इस परमाणु बम के गिरने से। केवल इस परमाणु बम के गिरने से नेट 2,10,000 लोग की जान गई। और ये 2,10,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब बात करें नागासाकी की 20% पॉपुलेशन जो थी इस बम के गिरने से ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। और विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर 36%, 36% नागासाकी की जो लोग थे उनकी जनसंख्या खत्म हो गई। 40% जो बिल्डिंग थी उस शहर की वो भी तबाह हो गई। मतलब इतनी ज्यादा क्षति देखकर फिर जापान को रियलाइज हुआ कि नहीं अब हमें हार मान लेना चाहिए। और जापान ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। जापान ने सरेंडर कर दिया बिकॉज अगर किसी देश की अगर 3 दिन के अंदर किसी देश में अगर 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
2.5 लाख से ज्यादा लोग विद इन 3 डेज। जो अब जापान एकदम डर गया, जापान एकदम डर गया और सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना बनता भी था, क्योंकि अगर सरेंडर नहीं करते तो फिर अमेरिका और भी ज्यादा गिरा सकता था, और लगभग पूरा जापान भी खत्म हो सकता था, क्योंकि इस समय तक परमाणु बम को कोई काट था ही नहीं। उस समय तो एंटी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी नहीं होती थी कि कोई एयरक्राफ्ट परमाणु बम लेके आ रहा है तो उसे हवा में ही मार के गिरा दो। अगर परमाणु बम लेके एयरक्राफ्ट उड़ान भरा तो आपके ऊपर गिराएगा ही, आप बच नहीं सकते, मरेंगे ही। इसी को देखते हुए जापान ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, और जापान ने एक कसम खाई उस दिन, कुछ भी हो जाए हम लोग आगे से युद्ध नहीं लड़ेंगे, कुछ भी जाए हम किसी पे हमला तो करेंगे ही नहीं। इसके लिए उनके जो संविधान में एक आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 9, जिसपे लिखा गया कि हम लोग उतनी ही सेना रखेंगे जितनी कि हमें खुद की सुरक्षा के लिए चाहिए, उससे ज्यादा हम रखेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं। जितनी हमारी सुरक्षा के लिए काफी होंगी हम उतनी सेना रखेंगे, हम इतनी सेना नहीं रखेंगे जिससे हम किसी के ऊपर आक्रमण कर सके, और हम किसी के ऊपर आक्रमण तो कभी जिंदगी में आगे वाले समय में करेंगे ही नहीं। और इस कसम को लिए हुए जापान को लगभग आज 70-80 साल हो चुके हैं, और जापान इसको कायम रखे हुआ है। लेकिन ये तो थी उस समय जज्बात में निर्णय ले लिया गया, लेकिन आने वाले समय में जब थोड़ा और टाइम हुआ 1960-62 के समय, जब फिर से कुछ न कुछ युद्ध वाला माहौल बनने लगा हल्का हल्का, एक कुछ देश थे जो एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, तो जापान दूसरा, जैसे चाइना को ले ले तो 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया भारत पे। भारत को नहीं लग रहा था कि चाइना जैसा देश जो हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो हम पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन उसने किया। जापान को भी समझ में आया कि हम अभी कुछ साल पहले, आज से 15 साल पहले इन चाइना वालों पे, कोरिया वालों, सभी लोगों पे शासन किए थे, सभी को आक्रमण क्या कराए थे। हो सकता है अगर हम फौज न रख रहे, ये फौज बढ़ा रही है, हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो जापान वाले थे, जापान वालों ने अमेरिका वालों के साथ क्या की, एक ट्रीटी साइन कर ली कि आप हमारी रक्षा करेंगे, हमने आपकी वजह से सेना रखना ही छोड़ दिया है। हम क्यों इतनी सेना रखेंगे जिससे हमारे खुद की सुरक्षा हो जाए, उससे हम सेना रखेंगे नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ, आप हमारी सुरक्षा करेंगे। तो ये अमेरिका ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और अमेरिका ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना डिप्लॉय कर दी, कहाँ, जापान में। किसके लिए, जापान की सुरक्षा के लिए। और ये सेना आज भी वहां पे है, आज भी एक बहुत बड़ी मिलिट्री, यूएस मिलिट्री कहाँ रहती है, जापान में रहती है। जापान इसके बदले क्या करता है, पेमेंट करता है, पैसा देता है उनकी सुरक्षा के बदले में। बट अभी कैसा क्या हो गया, क्या वो सुरक्षा इस बार नहीं कर पा रहे हैं। तो बात यही है, उनके होते हुए भी जब अभी आप देख रहे हैं कि कौन सा रशिया हमला करे यूक्रेन पे, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। चाइना परेशान कर रहा है ताइवान को, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब जो अमेरिका का डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो कि अब उसके डोमिनेंस से निकल चुके हैं, जो कि उनके हाथ नहीं लगने वाले। उसमें चाइना, रसिया नंबर 1 पे है। कितना भी कोशिश कर ले यूएस, अमेरिका, रसिया और चाइना को रोक नहीं सकता। और अगर चाइना को रोक नहीं सकता तो जापान के लिए बहुत सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही है। और इन दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो सीधा सीधा दुश्मन अपने आप को बताता है अमेरिका का, और अमेरिका कितना भी मेहनत कर ले, मेहनत कर ही जा रहा है, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने परमाणु बम टेस्ट किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की, आए दिन टेस्ट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। दुनिया भर की संसद लगा रखी है अमेरिका ने उस पर, लेकिन कोई असर नहीं होता। सपोर्ट में कौन है, सपोर्ट में चाइना, रसिया है। कितना भी कर लीजिए कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए अब जापान अपनी खुद की मिलिट्री आर्मी, अब खुद की मिलिट्री जो है वो बनाना चाहता है। इसलिए जापान ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम आने वाले 2027 तक अपनी जो आर्मी है, जो केवल सुरक्षा के लिए है, उसके बदले हम अब अपनी आर्मी बनाएंगे जिससे कि हम अपने आप सुरक्षा कर सके, प्लस हम भी दुनिया में कोई, मतलब हमारी सेना कोई रैंक हो, हमारी सेना ऐसी ना हो कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम कुछ नहीं कर पाए। आज इंडिया के ऊपर से कोई मिसाइल चला के दिखाए, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। कारण क्या है कि हमारी मिलिट्री है, हमारी मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। तो उसी प्रकार से जिसके पास मिलिट्री पावर होगी, एक बार जान लीजिए, इकोनॉमिक पावर प्लस मिलिट्री पावर, ये दोनों चीज चाहिए होती है दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए। अमेरिका के पास क्या है, पैसा है, मिलिट्री दोनों है। चाइना के पास क्या है, इकोनॉमी भी है, मिलिट्री है, दोनों है। इंडिया के पास क्या है, कुछ इकोनॉमी भी है, 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री है,
दोनों में इसकी क्या डोमिनेंस है। लेकिन जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके पास नहीं है क्या, मिलिट्री, जिसके कारण उसका डोमिनेंस नहीं है। सीधी सी बात है। और इसी बीच इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो जापान था उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए एक समझौता भी कर लिया, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया और जापान पार्टनर बन गए हैं। अगर कोई भी हर प्रकार की जो मिलिट्री रिलेटेड कोई भी थ्रेट होता है चाइना से, तो उसमें दोनों साथ मिल के चाइना के खिलाफ अपना मोर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पैक्ट साइन किया है, एक पैक्ट साइन किया है। और ऐसा जापान ने ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश है जिसके साथ जापान ने कोई मिलिट्री को लेकर कोई समझौता किया हो, अमेरिका को छोड़कर पहली बार ऐसा हुआ है। बात करें जापान की, तो जापान यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है। बिकॉज जो चाइना है वो अपनी जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होता है उल्टी सीधी, वो सारे कहाँ करता है, इस एरिया में। और अब कुछ कुछ इधर भी करना स्टार्ट कर चुका है। और इन्हें दोनों काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ अब अपना मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे कि चाइना के डोमिनेंस को चुनौती दे सके। इसी बीच जैसे कि सी जिनपिंग फिर से प्रेसिडेंट बन के आ चुके हैं, और इसी समय जब उनका बहुत सारी चीजें हो रही थी चाइना में, उसी समय जो जापान के पीएम थे किसीदा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी से अपना समझौता कर लिया है मिलिट्री को लेकर। अब बात करें मिसाइल की, तो नॉर्थ कोरिया से रिसेंटली गए थे, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल चला दिए जापान के ऊपर से। जापान वाले घुस गए बंकरों में कि हमारे ऊपर मिसाइल गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जापान ने ये ले लिया है कि वो अब अपनी मिलिट्री को मजबूत करेगा, जिससे कि कोई भी नेक्स्ट कम से कम उल्टी सीधी हरकतें करने के बारे में तो न सोचेगा ही नहीं। अब बात करें नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया के बारे में कहना नहीं है। नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जिसको अमेरिका धमकाता रह गया, लेकिन उसने सुना नहीं, किसी की सुनी ही नहीं। अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो दुनिया में अगर बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे ज्यादा पावरफुल माने हम रसिया को, तो नंबर 2 पे जो देश आता है वो है कोरिया, नॉर्थ कोरिया। बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में अमेरिका भी नहीं स्टैंड करता है, नॉर्थ कोरिया जहाँ पर स्टैंड करता है। और हमारा इंडिया भी अभी तक नॉर्थ कोरिया जितना बैलिस्टिक मिसाइल में उतना आगे नहीं। क्रूज मिसाइल में हमारा इंडिया बहुत आगे है, बट बैलिस्टिक मिसाइल में अभी नॉर्थ कोरिया के आसपास भी नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कि नॉर्थ कोरिया ने एक लॉन्ग रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया हुआ है, जिसमें कि उनकी जो सबसे ज्यादा मार करने वाली मिसाइल वो है 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 13,000 किलोमीटर बोले तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में लगभग दुनिया के किसी भी हिस्से में नॉर्थ कोरिया कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, जैसे दक्षिणी अमेरिका कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, और साउथ अफ्रीका के थोड़े मोड़े हिस्से छोड़ दिया जाए, तो जो साउथ कोरिया वो दुनिया में कहीं भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है, जैसा कि अभी अभी के टाइम में इंडिया भी नहीं कर सकता इतना। इंडिया के पास जो सबसे ज्यादा मार करने वाली क्षमता है मिसाइल है वो है अग्नि 5, जो कि 5,000 से 8,000 किलोमीटर के बीच मार करती है। इनकी जो सबसे ज्यादा मार क्षमता वाली मिसाइल है वो उनकी 13,000 किलोमीटर मार सकती है। 13,000 किलोमीटर मतलब लगभग पूरी दुनिया आ जाती है इसमें। और इन्होंने अपनी मिसाइल पाकिस्तान को बेच रखी है, जो कि इनकी नोडोंग मिसाइल है, एक नोडोंग मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इन्होंने यही पाकिस्तान को बेची है, जो कि पाकिस्तान गौरी मिसाइल के नाम से अपने साथ रखता है। तो इन्हीं सब थ्रेट को लेकर, क्योंकि जो कोरिया है वो जापान, मैंने क्या होता है जापान को लोग देखते हैं अमेरिका के नजर से, नहीं, जापान मतलब अमेरिका, जापान मतलब अमेरिका का दोस्त। तो उतने अगर अमेरिका को खतरा है नॉर्थ कोरिया से, तो उतना ही खतरा है जापान को भी नॉर्थ कोरिया से। और अभी चाइना जो कर रहा है उससे हम लोग देख ही रहे हैं। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान रखते हुए जापान ने अपने मिलिट्री को अपग्रेड करने का फैसला किया है। चलिए हम बात करें मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, तो जो सबसे ज्यादा रक्षा बजट, जो रक्षा सबसे ज्यादा खर्च होता है वो अमेरिका करता है, $778 बिलियन पर ईयर, 2020 की रिपोर्ट है। और देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, अमेरिका जो जापान है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम देखेंगे तो टॉप 10 में भी नहीं आता खर्चा करने वालों में। जापान जो है टॉप 10 में भी नहीं आता खर्चा करने वालों में, सेना के ऊपर पहले पहले नंबर पे आता है अमेरिका। जहां तक देखिए, जब इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो नंबर 3 पे है, और
फ्रांस जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो आता है 7 नंबर पे। और जो रसिया है, जो कि बहुत ज्यादा पीछे है हुई अर्थव्यवस्था के मामले में, वो भी चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। अब जापान ने 279 बिलियन का डिफेंस स्पेंडिंग स्टार्ट किया है, जिससे कि वो अब काउंटर कर सके और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल मिलिट्री पावर बन सके, ऐसा उनका कहना है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारी सवाल दिक्कतें भी आने वाली, इतना आसान नहीं है कि आप चाइना को इतने सारे डोमिनेंस कर सके, चाइना को थ्रेट कर सके। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।